अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अहम खबर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो रिलेशंस है मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ उस कॉन्टेक्स्ट में इजिप्शियन मिलिट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन उसने दौरा किया है नेस्टेप का, यानी कि नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर है और इसमें फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया जाता है। नेस्टेप वो इदारा है जिससे पाकिस्तान के बहुत से न्यू वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान ने डेवलप किए। उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी वहीं से डेवलप किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो दूसरे दोस्त कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी नेस्टेप के अंदर है। तो यहाँ इजिप्शियन मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसका दौरा किया, वहां इन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल ने रिसीव किया। उसके साथ साथ दूसरे इदारों से भी ऑफिशियल थे जिन्होंने मुख्तलिफ चीजों पर इन्हें ब्रीफिंग दी। यहाँ बैकग्राउंड में आप मुख्तलिफ सब सिस्टम्स को देख सकते हैं जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं। इनमें पाकिस्तान की स्टेट ओन कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज भी हैं। इजिप्ट की तरफ से ये दौरा काफी ज्यादा अहम है क्योंकि इसी वक्त पाकिस्तान में इंडस्ट्री 3 एक्सरसाइजेज भी बहुत जल्द आई थिंक शुरू होने वाली हैं। कुछ ही दिनों में ये आई थिंक शुरू हो चुकी हैं। इसमें सऊदी अरेबियन टोर्नेडो एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं। ईरानियन साइड से रिप्रेजेंटेटिव भी इस एक्सरसाइज में आएंगे। इससे पहले ईरान को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स के काफी ज्यादा कमिटमेंट्स भी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चीज है। इसी दौरान इजिप्शियन ऑफिशियल्स का पाकिस्तान आना ये बहुत ज्यादा खुश आइंद है। और दोस्तों, इजिप्शियन ऑफिशियल्स के अलावा इजिप्ट की एयरफोर्स भी पाकिस्तान में होने वाली इंडस्ट्रियल 2023 एक्सरसाइज में आ रही है। टर्किश एयरफोर्स भी होगी। पाकिस्तान और इजिप्ट के दरमियान इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स एक्सरसाइजेज होती रही हैं। इसी साल फरवरी 2024 में राद 1 एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई थी पाकिस्तानी एंड इजिप्शियन मिलिट्री के दरमियान। और 2021 से 22 के दरमियान ये भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तानी एंड इजिप्शियन ऑफिशियल्स के दरमियान कुछ चीज़ों की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर बात हुई थी, जिसमें राद क्रूज मिसाइल और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो हरबा एंटीशिप मिसाइल है वो भी शामिल था। लेकिन उस पर फिर आगे क्या डेवलपमेंट हुई फिर रिपोर्ट कोई आ नहीं सकी थी। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि इजिप्ट अमेरिका का बहुत ही करीबी इत्तेहादी है, वो इसराइल के साथ भी ताल्लुकात रखता है। तो यहाँ किस तरह इजिप्ट फिट बैठेगा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में? तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। 1945 में दोस्तों इजिप्ट में एक बाकायदा रेवोल्यूशन आई और उस वक्त के जो सदर थे उन्हें हटा दिया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में जमाल अब्दुल नासिर वहां के सदर बने। 1945 में इजिप्ट अरब लीग का पार्ट बन गया। तो इजिप्ट ने भी एक अरेबिक आइडेंटिटी अपना ली। उस वक्त अरेबियंस एरियाज में उस वक्त अरब स्टेट जितनी भी थी उनमें एंटी इजराइल पॉलिटिक्स बहुत रूज पर थी कि इजराइल को हमने दबाना है, क्योंकि इजराइल के साथ पहले भी 1948 की जंग तो लग चुकी थी। तो बाकायदा एक हॉस्टाइल सिचुएशन थी। 1956 में ये चीज बहुत ज्यादा अहम है, इसे गौर से सुनिएगा कि इजिप्ट ने जमाल अब्दुल नासिर की गवर्नमेंट के अंदर सुइज कैनाल को रोक दिया। वहां की जितनी भी तिजारत थी वो रोक दी। सुइज कैनाल ये एरिया है और दुनिया में अभी भी जो मोर देन 70% तिजारत है वो सुइज कैनाल के थ्रू ही होती है। यही वो गेटवे है जहां से एशिया से आने वाला कोई भी सामान यूरोप जा सकता है। अगर कोई भी दूसरा रास्ता अपनाएंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो 5-6 गुना बढ़ जाएगी। तो सुइज कैनाल हमेशा से बहुत अहम था। इससे पहले बर्तानिया और फ्रांस का यहाँ पर कब्जा होता था, उनके अंडर था सुइज कैनाल। लेकिन अब चूंकि ये इजिप्ट के अंडर आ चुका था तो बर्तानिया और फ्रांस को ये चीज हजम नहीं हो रही थी। तब बर्तानिया, फ्रांस और इजराइल ने इस जगह को इन्वेड कर दिया और तब इजिप्ट को बचाया था अमेरिका और सोवियत यूनियन ने, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इसके राइट्स दिलवाए इजिप्ट को और इजिप्ट के पास ही वापस सुइज कैनाल आ गई और वो क्राइसिस खत्म हो गया नेगोशिएशंस के बाद। तो तब से इजिप्ट के ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी अच्छे हुए और रशिया के साथ भी। इसके बाद 1961 में इजिप्ट ने नॉन अलाइंड मूवमेंट का साथ दिया कि ना तो वो अमरीकी साइड पर जाएंगे ना वो रशियन साइड पर जाएंगे, बल्कि वो दोनों कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों वक्त गुजरता रहता है और 6 डे वॉर शुरू होती है, जिसे हम अरब इजराइल वॉर 1967 की कहते हैं। इसमें पाकिस्तान इजिप्ट को बकायदा ट्रेनिंग भी देता था। पाकिस्तानी पायलट सीरिया भी होते थे। मुस्लिम कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की काफी ज्यादा करीब कोऑपरेशन थी। उस वक्त जंग में हार होती है जितनी भी अरब स्टेट्स हैं और 1967 की वॉर में इजराइल को वाज़े विक्ट्री हासिल होती है। और इवन इजराइल जो सिनाई पेनिनसुला है, जिसे उर्दू में हम वादी सीना कहते हैं, उस पर कब्जा कर लेता है। ये चीज इजिप्ट के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी कि एक तरफ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात भी हैं इजिप्ट के साथ, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसकी ऐसे कोई मदद नहीं की। 1973 में योम किपुर वॉर होती है। ये भी अगेन थर्ड अरब इजराइल वॉर समझी जाती है। इसमें इजिप्ट ने हमला किया सीरिया के साथ मिलकर इजराइल पर योम किपुर के दिन, जो कि इजराइल का एक मजहबी दिन था। और इसमें काफी ज्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचा, बट अल्टीमेटली इजराइल ने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया इन अरब स्टेट्स को। तो इस जंग से चूंकि इजिप्ट ने पहले अटैक किया था, इन्होंने नुकसान भी काफी पहुंचा लिया था, तो इनका वो जो ऑनर था वो रिस्टोर हो गया कि हाँ हमने बदला ले लिया है। लेकिन उसके बाद इजिप्ट की जो पॉलिटिक्स थी वो और ज्यादा पेचीदा होना शुरू हो गई। मतलब मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल टेंशन, उसके साथ साथ अमेरिका अपना वहां पर इम्पैक्ट चाहता था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सुइज कैनाल उसके अंडर आए। इसी तरह सोवियत यूनियन था, सोवियत यूनियन चाहता था कि सुइज कैनाल उसके अंडर आए।
अगर आप आज भी इजिप्शियन मिलिट्री को देखें तो इजिप्ट के पास अमेरिकन असला भी है और सोवियत असला भी है। वो यही वजह है कि दोनों कंट्रीज इस मुल्क को असला प्रोवाइड करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि स्विस कैनाल पर अपना इंपैक्ट रखना है, और स्विस कैनाल पर इंपैक्ट उसी वक्त होगा जब इजिप्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। फाइनली दोस्तों 2013 में अब्दुल फतेह अल सीसी उसकी गवर्नमेंट आती है इजिप्ट में, और अल सीसी बहुत ही ज्यादा प्रो अमेरिका एक पॉलिटिशियन समझे जाते हैं अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, और इस वजह से इजिप्ट ने आजकल जो ज्यादा अपने आप को अलाइन किया है वो अमेरिका के साथ है। लेकिन दोस्तों 2022 से 2024 के दरमियान मल्टीपल ऐसी चीजें देखी गई कि इजिप्ट अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से चाइनीज ब्लॉक की तरफ जा रहा है, चाइना के साथ ज्यादा ताल्लुकात अपने कायम कर रहा है। रिसेंटली ये भी खबरें आ रही हैं कि वो चाइनीज जेट-10C एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर रहे हैं। इसके साथ साथ चाइना के साथ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को भी लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, और रशिया के साथ भी अब अच्छे ताल्लुकात करने की तरफ जा रहे हैं। तो इस तमाम चीज़ों के दरमियान पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम एक चीज़ है। पाकिस्तान इससे पहले भी इजिप्शियन एयरफोर्स को हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करता आया है और माजी में की भी है। यहाँ दोस्तों अहम चीज़ मैं आपको इजिप्शियन मिलिट्री के बारे में बताऊं कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ की तीसरी बड़ी फौज है, लेकिन ये वो फौज है जिसके पास लड़ने को भी कुछ नहीं है। तादाद में बिल्कुल बहुत बड़ी फौज है, लेकिन जो चीज़ इस्तेमाल करने वाली है वो उनको दी ही नहीं गई। जैसा कि इनके पास अमेरिकन F-16s हैं, लेकिन उन F-16s पर BVR मिसाइल दिए ही नहीं गए ताकि ये कभी भी इसराइल के खिलाफ लड़ने के लायक ना हो, ना ही ये कभी भी किसी दूसरे मुल्क के लिए खतरा बने। तो इतनी बड़ी तादाद में F-16 लेने का कोई फायदा नहीं। उसी तरह इनके पास राफेल एयरक्राफ्ट भी हैं, लेकिन मीटियोर BVR मिसाइल नहीं दिए गए। तो बेसिकली इजिप्ट को इस तरह कंस्ट्रेंट्स में रखा गया, जबकि उसके मुकाबले में आप टर्किश या पाकिस्तानी एयरफोर्सेस को देखें तो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होता है। काफ़ी हद तक पाकिस्तान अपने मुल्क में चीज़ें प्रिपेयर करता है, तुर्किया भी अपने मुल्क में चीज़ों को डेवलप करता है। तो इस वजह से पाकिस्तान और तुर्किया प्रैक्टिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं इजिप्ट की निस्बत। पाकिस्तान की नज़र इजिप्ट को लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड वेपनरी एक्सपोर्ट करने पर होगी, क्योंकि इससे पहले नाइजीरिया को पाकिस्तान ने अलबत्तार बॉम्ब्स प्रोवाइड किए, जिससे उन्होंने बोको हराम के जो मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कामयाबी के साथ कार्रवाइयाँ की। उसके साथ साथ पाकिस्तान का तैमूर एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल, जो कि पाकिस्तान के GF-17 थंडर्स और पाकिस्तान के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो कैरी कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान प्रोवाइड कर सकता है इजिप्ट को। लेकिन यहाँ बहुत अहम चीज़ पाकिस्तानी लॉबी होगी कि किस तरह इजिप्ट को ये चीज़ें प्रेजेंट की जाएंगी, और ये इस तरह प्रेजेंट की जाएं कि इजिप्ट इन चीज़ों को खरीदे, क्योंकि अल्टीमेटली इजिप्ट को इन चीज़ों की ज़रूरत है। जिस तरह के हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं और फ्यूचर में जिस तरह की स्कर्मिश और कॉन्फ्लिक्ट वाले हालात हमें देखने को मिलेंगे, तो हर मुल्क अपनी फौज को प्रिपेयर कर रहा है। और जिस तरह की इजिप्शियन एयरफोर्स और इजिप्शियन मिलिट्री की इस वक्त हालत है कि प्रॉपर इक्विपमेंट या वो बेसिक लवाजमात जो एक मिलिट्री के लिए ज़रूरी होते हैं वो उन्हें दिए ही नहीं गए, तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी मिलिट्री प्रिपरेशन पर सवालात भी उठते हैं। अब अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स को ही देख लिया जाए तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। इससे पहले चाइना ने इनके स्वार्थी ताल्लुकात को बहाल किया। पाकिस्तान में अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज में भी आ रहे हैं दोनों मुल्क, जो कि एक वक्त में सोच भी नहीं कोई सकता था। तो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है और प्ले कर सकता है, और पाकिस्तान में ये पोटेंशियल भी है और माजी में पाकिस्तान ने किया भी है। इजिप्ट के साथ जो हुआ है, अगर आप उसकी पूरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखें, माजी को देखें, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही दिन में चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएं। इसके लिए आपको तगोदो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को इजिप्ट की मदद करनी चाहिए, और इससे ओबियसली पाकिस्तान का इंपैक्ट ज्यादा होगा इजिप्ट में, और बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और पाकिस्तान को ना सिर्फ दफाई मामलात में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की बढ़ेंगी, बल्कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।